अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले एक वीडियो में हम मिडिल स्टैंडर्ड एनुअल एग्जामिनेशन जो कि कोड रीजन का हुआ है हमारे एफजीआई सेटअप में, इसमें हम मैथमेटिक्स के पेपर की सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें हमने सेक्शन बी की सॉल्यूशन की। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी सेक्शन सी की सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और अच्छी तरह समझें। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जो सेक्शन सी है, इसमें आपने 2 सवाल करने होते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 2 करने हैं। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। और लास्ट जो फिर आपका एक प्रोजेक्ट भी होता है क्वेश्चन नंबर 6 में 10 मार्क्स का। तो इसमें आप सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपने 2 करने हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके 2 पार्ट्स हैं। उसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि एन आयरन केज ऑफ राइट कॉनिकल शेप, एक आयरन केज है इस तरह का, कॉनिकल शेप का, कोन की शेप का। इट्स बेस डायमीटर, उसके बेस का डायमीटर जो है 18 सेंटीमीटर है। और उसकी जो हाइट है, ये मैंने हाइट मेंशन की है, ये उसकी हाइट जो है वो ये राइट सर्कुलर यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, उसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। अब पहले क्या फाइंड करना है? इट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, इसका क्या फाइंड करना है? हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस केज। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि इसमें एक बर्ड का अगर वॉल्यूम, हाउ मेनी बर्ड्स आर प्रेजेंट इफ 297 सेंटीमीटर क्यूब एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच बर्ड। एयर इज रिक्वायर्ड मीन ये एक बर्ड का वॉल्यूम दिया गया आपको, और आपने पहले इस पूरे केज का वॉल्यूम निकालना है। फिर नंबर ऑफ बर्ड्स कितने इसमें आ सकते हैं वो कैसे मालूम होगा? टोटल जो केज का वॉल्यूम होगा उसको एक बर्ड के वॉल्यूम पे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डायमीटर, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, उसका ये डायमीटर दिया गया है। यानी इसमें अब सोल्यूशन में हम सबसे पहले डायमीटर है जो उसका डायमीटर जो गिवन है हमें उस सर्कुलर कॉनिकल केज का, उसका बेस सर्कल शेप का है और उसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर। और हमें इससे रेडियस चाहिए होगा आगे, इसलिए हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। और हमें ये पता है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए हमने 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर आ गया और इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब आपको वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कॉनिकल केज है तो इसलिए इसका वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल केज ये लिख लें। कॉनिकल केज है, कोन की शक्ल का केज है, उसके वॉल्यूम का फार्मूला होगा, वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ डाल दें, पुट कर दें। 1/3 पाई की जगह 22/7 लिख लें और रेडियस आपका 9 आया। और क्योंकि यह 9 आर स्क्वायर है इसलिए 9 × 9 हो जाएगा। और हाइट उसकी पीछे 14 है, हाँ 14 हाइट है उसकी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाएगा। यहाँ 14 लिख लेंगे। और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब होती है, यहाँ पीछे यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये 7 1s are 7 और 7 2s are 14 हो जाएगा और 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब आप 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 66 आएगा। 66 को आगे आप 9 2s are 18 होता है, 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66 को आगे 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ जाएगा 1100
1188 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल केज आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन बर्ड या एयर रिक्वायर्ड एयर वॉल्यूम और एयर रिक्वायर्ड फॉर वन बर्ड, एक बर्ड के लिए जो एयर रिक्वायर्ड है वो वन बर्ड वो गिवन है और वो है 297 वो है 297 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ बर्ड्स कितने इस केज में ऑक्युपाई हो सकेंगे, कितने आ सकेंगे, वो हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ बर्ड्स इसमें आपका इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ बर्ड्स इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ बर्ड्स इक्वल होगा आपका वॉल्यूम ऑफ केज, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल केज, उसके केज का जो वॉल्यूम है वो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बर्ड, वॉल्यूम ऑफ वन बर्ड। तो यहाँ आपके पास वॉल्यूम ऑफ केज कितना है 1188 सेंटीमीटर क्यूब और एक बर्ड का जो वॉल्यूम है वो है 297 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको अब 1188 को 297 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 4 बर्ड्स आ जाएंगे। इसमें कितने बर्ड्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 4 बर्ड्स। तो इस तरह ये आपने इजीली इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ जो बी पार्ट है, इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। फिगर दी गई है, फाइंड एंगल सबटेंडेड by the minor arc, माइनर सेक्टर कह दें, माइनर सेक्टर है इन द गिवन फिगर डायग्राम। अच्छा, डायग्राम इसमें ये दी गई है किस तरह, ये आपके पास ये एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर और ये, अब इसमें ये आपके पास R है, ये Q है और ये सेंटर C, लेट्स सपोज C है। इसमें ये एंगल आपको दिया गया है 2x माइनस 6 और ये एंगल दिया गया है 3x माइनस 4। ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है 3x माइनस 4। अब इसको हमने सॉल्व करना है कि माइनर सेक्टर का एंगल कितना है। तो हमें पता है कि कंप्लीट रोटेशन जो होती है, इसमें आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप ये देखें, आपके पास अगर एक पॉइंट है, अब कंप्लीट रोटेशन जो है, कंप्लीट फुल जो एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो सर्कल का भी जो फुल एंगल होता है, यानी फुल कंप्लीट यहाँ से लेकर अगर लेट्स सपोज यहाँ तक ये सारा एंगल जो है 360 है। तो इसमें दो एंगल्स हैं, दो बने हुए हैं, दो एंगल्स हैं। एक है ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का जो एंगल कंबाइन करके उसका जो सम होगा वो 360 होता है। यानी इसमें एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल इसको कहेंगे, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर का जो एंगल है उसको वो है 2x माइनस 6 और एंगल ऑफ मेजर
sector, angle of major sector, that is 3x minus 4। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका दोनों का जो कंबाइंड सम है वो आपके पास 360 होना है, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको कि इन दोनों का सम यानी 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 4, इनका सम 360 होगा। तो आप 2x, उसके बाद 2x प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 360, उसके बाद 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 360, और उसके बाद 5x इज इक्वल टू 360 प्लस 10, और उसके बाद हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 370, और उसके बाद हम 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो x हमारे पास 74, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 74 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 74 आ गई। अब इसमें हमने माइनर सेक्टर का एंगल फाइंड करना है, तो माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो है 2x माइनस 6। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर सेक्टर वो हमारे पास है 2x माइनस 6। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू है 74, 74 माइनस 6, ये 2 4 ज़ार 8 और 2 7 ज़ार 14 माइनस 6, तो माइनर सेक्टर का एंगल है 142 डिग्री। इस तरह जो है हमने माइनर सेक्टर का एंगल जो है फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो ये है कि 5 पेन्स एंड, यानी इसमें क्वेश्चन ये आपका सिमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स, 6 नोटबुक्स टुगेदर, इनकी कंबाइंड जो कॉस्ट है, कंबाइंड कॉस्ट जो है वो ₹900 है, ₹900 है। एंड 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स, यहाँ कितनी नोटबुक्स थी 6 है, यहाँ मिसिंग कर दी मैंने 6 नोटबुक, यहाँ कितनी है 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स कॉस्ट ₹500। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक। ये आपके पास क्वेश्चन है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन बनेगी, अब इसमें देखें 5 पेन्स और 6 नोटबुक की कॉस्ट जो है वो 900 है, और 3 पेन्स और 2 नोटबुक की कॉस्ट जो है 500 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक। इसमें 1 पेन और 1 नोटबुक की कॉस्ट को आप सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट आपकी ₹X हो जाती है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आपके पास ₹Y हो जाती है। तो आप इसको देखें ना, 5 पेन अगर एक पेन की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5X हो जाएगी। अब
टूगेदर है, यानी 5 पेन्स और 6 नोटबुक की कॉस्ट 900 रुपीज़ है। तो इनको यानी टूगेदर का मतलब प्लस करना है ना, यानी 5 पेन की कॉस्ट 5x हो गई और साथ उसके साथ ऐड करना है 6, और एक नोटबुक की कॉस्ट y है तो 6 की क्या हो जाएगी 6y हो जाएगी, और इन दोनों की 5 पेन्स और 6 नोटबुक की कॉस्ट मिला के 900 रुपीज़ है। इस तरह दूसरी क्वेश्चन बनेगी आपकी, दूसरी में 3 पेन्स हैं, एक पेन की कॉस्ट x, तो 3 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और 2 नोटबुक्स हैं तो प्लस 2 नोटबुक्स मिला के 2, एक नोटबुक की y है तो 2 की 2y हो जाएगी, और इनकी कॉस्ट मिला के कितनी है 500 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है सॉल्व करना है। इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहली क्या बनी इक्वेशन 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900, और दूसरी क्या बनी है 3y प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। अब इन दोनों को हमने समल्टेनियसली सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, ये आप 7th क्लास में भी एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं और 8th क्लास में भी है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, और कोफिशिएंट वेरिएबल्स के x या y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, और जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाए तो फिर देखते हैं कि अगर साइन एक जैसे हैं तो उनको ऐड करते हैं, और साइन एक जैसे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन डिफरेंट है फिर क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है किस जिसका आप कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं। इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट क्या है, इसका 6 है, ये y का 6 है और इसका क्या 2 है, तो इसको 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम y का दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल करने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 6, दूसरी में 2, इसलिए दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 9x प्लस 6y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 1500। अब जो इसके नीचे पहली इक्वेशन लिख देते हैं वो क्या है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 900। जैसे मैंने बताया आपको, अब इन दोनों के कोफिशिएंट y के सेम हो गए लेकिन इनके साइन भी सेम है, इसलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, तो ये साइन क्या हो गया आपके चेंज हो गए। अब ये प्लस 6x माइनस 6y कैंसिल हो गए, 9x में से 5x निकाले तो क्या आ गया 4x आ गया, और 1500 में से 900 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब इसको 4 पे आप डिवाइड करेंगे, ये 4 पे हमने डिवाइड कर दिया, 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 1 4, 600 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 150 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू जो आई है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। 5x की जगह क्या आएगा 150, उसके बाद प्लस 6y इज इक्वल टू 900। अब ये आपके पास 5 इंटू 150 से 750 आ जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 900। उसके बाद 6y इज इक्वल टू ये 900 और ये प्लस 170 इस साइड पे आएगा, माइनस 750 हो जाएगा, और ये आपके पास 6y इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। 150 आ गया तो 6 पे आप डिवाइड कर दें, ये 6 पे डिवाइड कर दिया, 6 1 ज़र 6 1 ज़र 6 1 ज़र और 6 25 ज़र 150, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस तरह आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी आ गई और कॉस्ट ऑफ 1 नोट बुक भी आ गई, यानी x आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 बुक थी, कॉस्ट ऑफ 1
10, वो आपके पास आ गए ₹150 और कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक वो आपके पास आ गया ₹25। वो कितनी आ गई? 25। तो इस तरह ये जो है ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। इसके साथ जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपका इसमें अलजबरा से है, सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है इस एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन को, इसको सिंप्लीफाई करना है। 60 ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर है और -15 ए माइनस बी होल स्क्वायर है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसकी सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। पहले खैर इसमें देखें क्या करेंगे आप, दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 60 ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर -15 ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला स्टेप यही है कि हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। अब ये 60 और 15 दोनों जो है बोथ जो है ये 15 पे डिविजिबल है, तो इसमें 15 कॉमन ले लें। सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 15 कॉमन लेंगे, पीछे 15 4s आ, तो यहाँ क्या पास 4 आ जाएगा और पीछे ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ जो है आपका 15 1s are 15, तो 1 यहाँ 1 रह जाएगा, यानी 15 1s are 15, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या किया आपने, इसमें 15 कॉमन लिया। 15 क्या किया आपने, कॉमन लिया। 15 4s are 60, 15 1s are 15। अब इसमें दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा इजी ये है मेरे हिसाब से कि इसमें आप इसको एक्सपेंड कर लें। अब देखें, अब फार्मूला ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, उसके बाद इसी तरह ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ये 15 ऐसे ही बाहर लिखा रहेगा, इस 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8ab आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab आ जाएगा माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, ये 15 आ जाएगा, ये आपके पास 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8ab प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाइक टर्म को कंबाइन किया। लाइक टर्म क्या मतलब, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर को लिखा, ए बी के साथ ए बी लिखा और बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर को लिखा। उसके बाद आपके पास ये 15, बस ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 12ab और प्लस 3b स्क्वायर। ये 12 नहीं आएगा, बल्कि 8 प्लस 2 कितना होता है, 10 आता है। ये 10 12 नहीं है, इसको हम 10 कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10। 8 प्लस 2 10। तो यहाँ हमारे पास आएगा 10। तो ये इसका आंसर है बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो इस तरह है कि उसमें आपको सेट्स दिए गए हैं। आपको ए सेट दिया गया है। ए सेट में एलिमेंट्स हैं एल एम एन ओ पी क्यू, और उसके बाद बी सेट है
बी सेट में एलिमेंट है एस आर एस टी यू, और उसके बाद सी सेट है, सी सेट के एलिमेंट है टी यू वी डब्ल्यू, और उसके बाद आपने प्रूफ करना है देन वेरीफाई। ये आपने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाई करनी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इसको आपने वेरीफाई करना है। तो इसकी अब हम दो साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड। इसको हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बी यूनियन सी लेते हैं, बी यूनियन सी, यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले लिख लें सेट बी, बी कौन सा है? आर एस टी यू, और सी कौन सा है? सी आपके पास है टी यू वी डब्ल्यू। अब इनकी यूनियन लेनी है। यूनियन में कंबाइन करके लिखते हैं, जो एलिमेंट बी में वो भी आएगा, जो सी में है वो भी आएगा, और जो दोनों में है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब जिस तरह ये आएगा आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी आएगा और डब्ल्यू आएगा। जो दोनों में थे उनको एक दफ़ा लिख लिया, और जो बी में था वो भी लिख लिया, जो सी में था वो भी लिख लिया। अब इसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए क्या हमारे पास? ए है एल एम एन ओ पी क्यू, और साथ इंटरसेक्शन हमने लेना है बी यूनियन सी का, और वो क्या? आर एस टी यू वी डब्ल्यू। आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, इसमें और इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। सो इसका जो आएगा इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका एम्प्टी सेट आ गया, ये इसका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह लिखा जाता है, या ऐसे लिख दें। इसमें बच्चे बाज़ औक़ात ये मिस्टेक कर देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, तो ये आपका ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट की या इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेनी है इसकी हमने। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है इसकी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इससे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, और फिर उनके यूनियन लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या आपके पास है? एक एलिमेंट आपके पास है एल एम एन ओ पी और क्यू, और उसके बाद बी के एलिमेंट आपके पास हैं एस आर एस टी यू। ये आपके पास बी के एलिमेंट है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये दोनों भी आपके डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है।
उसके बाद आपने ए इंटरसेक्शन सी लेनी है। ए आपके पास वही एल एम एन ओ पी क्यू ये हो गया, और उसके बाद और बी सी जो है वो आपके पास है, सी है टी यू वी और डब्ल्यू। आप देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये भी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनकी भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। अब आपने लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेनी है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये दोनों सेट्स आपके एम्प्टी सेट हैं, तो एम्प्टी सेट की यूनियन भी एम्प्टी होगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी है, इसकी यूनियन लेनी है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, वो भी क्या है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी सेट की यूनियन भी क्या हो जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह आपका ये प्रूव हो गया। इसके हिंट्स, सो इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है आपने वेरीफाई कर दी। उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेक्शन सी का, क्वेश्चन 5 का जो बी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो किस तरह है, इफ 10 men or 10 men can 10 men can 10 men can repair 5 machines in 2 days. How many machines are required by 8 men in 3 days? रिपेयर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है, क्या रिपेयर्ड है, रिपेयर, यहाँ क्या आएगा, रिपेयर। हाउ मैनी, यहाँ क्या आएगा, रिपेयर बाय 8 men in 3 days। तो ये आपके क्वेश्चन है रेशियो वाले चैप्टर से। इसमें आपने क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 10 men can repair 5 machines in 2 days, how many machines are repaired by 8 men in 3 days? इसमें आप फाइंड क्या करना है, आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ मशीन्स, यानी 3 वैल्यूज़ का रेशियो है, मशीन्स, मैन और डेज का, और फाइंड क्या करना है आपने, हाउ मेनी मशीन्स। तो इसमें आप मशीन यहाँ लिखेंगे, मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, ये मशीन्स आ गया। उसके बाद रेशियो में मैन लिख दें, और उसके बाद डेज, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, डेज। तो पहले देखें इसमें क्या है, 5 मशीन्स रिपेयर होती हैं कितने डेज में, 2 डेज में, और कितने मैन करते हैं ये रिपेयरिंग, 5 मैन, यानी आपके 5 मैन्स 2 डेज में 5 मशीन रिपेयर करते हैं। अब आगे कितना है, 8 मैन्स है, नंबर ऑफ मैन्स इंक्रीज हो गया 8, और नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज हो गया 3। तो कितनी नंबर्स ऑफ मशीन रिपेयर होंगी, वो x हो जाएगा।
तो समझे बात को, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम यहाँ लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे मशीन्स मैन डेज। अब 5 मशीन्स हैं, 5 मैन, उनको 2 डेज में रिपेयर करते हैं। अब आपके मैन्स 8 हैं, डेज 3 हो गए, कितनी मशीन रिपेयर्स करेंगे? तो इसमें आपने चेक करना था कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। जो फाइंड करना है इसका एरो नीचे से ऊपर जाएगा। और अब इसको चेक करना है कि अगर 5 मैन्स हो, 5 मैन्स मशीन रिपेयर्स करें तो वो 5 डेज में 5 मैन्स 5 मशीन रिपेयर्स करते हैं। तो 8 मैन कितनी मशीन रिपेयर करेंगे? ज़ाहिर बात है ज़्यादा करेंगे, नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मशीन भी क्या होंगे, ज़्यादा रिपेयर होंगे। 5 मैन्स 5 मशीन रिपेयर करती हैं, 5 मैन 5 मशीन रिपेयर करते हैं। तो 8 मैन जो है कितनी मशीन रिपेयर करेंगे? 8 मैन जो है ज़्यादा मशीन रिपेयर करेंगे, इसलिए क्या होगा आपका डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन होगा, नीचे से एरो ऊपर जाएगा। अब 2 डेज में 5 मशीन रिपेयर्स होती हैं। अब ये बात समझ आइए पॉइंट आपको, 5 मैन्स कैन रिपेयर 5 मशीन, सो 8 मैन्स डेफिनेटली 5 से ज़्यादा मशीन रिपेयर करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ रिपेयरिंग मशीन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद अब इसको देखें, 2 डेज में 5 मशीन रिपेयर्स होती हैं और 3 डेज में कितनी मशीन, लॉजिकली देखें 3 डेज में कितनी मशीन रिपेयर्स होंगी? 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से कम। तो 3 डेज में नंबर ऑफ डेज ज़ाहिर बात ज़्यादा हुआ है, टाइम ज़्यादा होगा तो मशीन क्या होंगी, ज़्यादा रिपेयर होगी। सो अगर 2 डेज में 5 मशीन रिपेयर हो रही है तो 3 डेज में भी ज़्यादा मशीन रिपेयर होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए एरो जो है नीचे से ऊपर जाएगा। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होता तो एरो ऊपर से नीचे आता। एरो का क्या पर्पस है वो बताता हूँ आपको। अब इसको आप लिखेंगे x/5, इसको लिख लेंगे x/5, नीचे से एरो ऊपर है ना इसलिए x/5 लिख लेंगे। और इसको आप लिखेंगे 8/5, नीचे से ऊपर है एरो इसलिए 8/5 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे एरो तो फिर 5/8 लिखते हैं। यदि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो एरो ऊपर से नीचे लगाएंगे आप, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2। अब आपने यहाँ 5 ख़त्म करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 5 1s are 5, 5 1s are 5, और ये आपके पास आ जाएगा 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो ये आपके पास 12 मशीन्स रिपेयर होंगी 3 डेज में इफ़ 8 मैन वर्क। तो ये आपकी नंबर ऑफ मशीन्स क्या आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। इस तरह ये आपका जो सेक्शन सी था, जो ये पेपर हुआ है कोल्ड रीजन का क्लास 8 का एनुअल पेपर था, इसका सेक्शन सी के जो 3 क्वेश्चन थे वो तीनों मैंने आपके सामने उनके सोल्यूशन रख दिए, हल कर दिए। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।